सिविल मामलों में कोर्ट किस प्रक्रिया के तहत मामले की सुनवाई करता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि सिविल मामले में कोर्ट किस प्रक्रिया को अपनाता है। यानी कि जो सिविल केस मामले में चलता है, जो भी सिविल सूट होता है, उसकी स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे आज कि कोर्ट किस प्रक्रिया को अपनाते हुए डिग्री पारित करता है किसी भी सिविल मामले में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मामले कई तरह के होते हैं, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, टैक्सेस वगैरह के। तो आज पर्टिकुलर हम जानने वाले हैं सिविल के बारे में। क्रिमिनल के बारे में मैं पहले से भी एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। बाकी आप चैनल में जाकर भी वीडियोस की लिस्ट में भी उसे देख सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकारों पर सवाल खड़ा हो जाता है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष अपने अधिकारों को निश्चित करवाने के लिए जाता है। वह मामला सिविल मामला होता है। सिविल मामलों में कोर्ट के समक्ष एक दावा पेश करना पड़ता है, जो कि ड्राफ्टिंग करने के बाद पेश करना पड़ता है। जो भी आप रिलीफ चाहते हैं कोर्ट से, जिस भी अधिकार को आप निश्चित करवाना चाहते हैं, चाहे वह अधिकार आपकी किसी प्रॉपर्टी के संबंध में हो, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसे डैमेजेस किया जा रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी है जिसपे कोई कब्जा कर लेता है उसके संबंध में हो, आपके हक के यानी स्वामित्व के अधिकार के संबंध में हो, इन सब के लिए सिविल सूट पेश किया जाता है। देखिए, जब भी कोर्ट के समक्ष कोई सिविल सूट पेश किया जाता है तो सबसे पहले कोर्ट ये देखता है कि ये मामला मेरे क्षेत्राधिकार में है, यानी जुडिक्शन में आता है या नहीं आता। यानी कि जो कोई मामला उसके समक्ष पेश किया गया है उसे सुनवाई करने की उसे अधिकारिता है या नहीं है। और साथ ही कोर्ट ये भी देखता है कि जो भी सिविल सूट कोर्ट में पेश किया गया है वो विद इन लिमिटेशन पेश किया गया है या नहीं किया गया है। पिक्यूनरी जुडिक्शन को भी देखता है, यानी धन संबंधी अधिकारिता को भी कोर्ट देखता है। और जब इस सारी अधिकारिताओं पे यानी कोर्ट को लगता है कि मामला क्षेत्राधिकार में है, पिक्यूनरी जुडिक्शन में भी है, लिमिटेशन में भी है और अनुतोष प्रदान करने का उसे अधिकार प्राप्त है, तो ऐसी दशा में कोर्ट उस फाइल को रिकॉर्ड पर ले लेता है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। और सबसे पहले कोर्ट उस मामले में कार्रवाई करते हुए जो भी डिफेंडेंट है, जो भी प्रतिवादी हैं, उन्हें समन इश्यू करता है। प्रतिवादी को समन इश्यू करने के बाद यदि समन की तामील हो जाती है तो प्रतिवादी कोर्ट के समक्ष हाजिर होता है, और यदि हाजिर नहीं होता तो ऐसी दशा में उस मामले में एक्स पार्टी घोषित करके उस मामले में अंतिम रूप से डिसीजन कर दिया जाता है, जिसमें केवल जो भी वादी होता है उसे साक्ष्य पेश करने होते हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट अंतिम डिग्री पारित कर देता है। जबकि यदि कोई प्रतिवादी है जिसे समन की तामील हो गई है प्रॉपर रूप से और वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो गया है, तो ऐसी दशा में संपूर्ण प्रोसेस जो भी सीपीसी में दे रखी है सिविल प्रक्रिया संहिता में, उस सारी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। देखिए, सिविल मामलों की सुनवाई सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत की जाती है। सीपीसी में विभिन्न स्टेप के बारे में बताया गया है जो सिविल कार्रवाइयों में कोर्ट को अपनानी चाहिए। जैसे ही पार्टीज पर यानी जो भी प्रतिवादी हैं, डिफेंडेंट हैं, उन पर समन की तामील हो जाती है तो ऐसी दशा में जो भी प्रतिवादी कोर्ट के समक्ष हाजिर होते हैं वो एक जवाब लेकर कोर्ट के समक्ष हाजिर होते हैं। यानी जो भी प्लेंटिफ है उसने जो भी उस वाद पत्र के माध्यम से, प्लेंट के माध्यम से जो भी अनुतोष चाह हो, जिस भी अधिकार को निश्चित कराना चाहो, चाहे वो भूखंड के बारे में हो या किसी अन्य प्रॉपर्टी के बारे में हो, उन सब के बारे में वादी ने अपने प्लेंट यानी वाद पत्र में लिखा हो, उनके उत्तर देते हुए प्रतिवादी कोर्ट के समक्ष हाजिर होते हैं, अपना रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन कोर्ट में पेश करते हैं। देखिए, सीपीसी के ऑर्डर एक्ट के अंदर रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन के बारे में प्रावधान किया गया है। रिटन स्टेटमेंट में प्रतिवादी उन बातों को नकारता है जिन बातों के लिए वादी ने दावा पेश किया है। यानी कि कोई वादी है, ए नाम का कोई वादी है, वो बोलता है कि ये जो भूखंड है उस पे 50 साल से मेरा कब्जा है और मैंने मकान बना रखे हैं, मेरा परिवार यहाँ पे निवास करता है। तो जो भी इसमें प्रतिवादी होगा वो इस बात को नकारते हुए कोर्ट के समक्ष अपना रिटन स्टेटमेंट पेश करेगा। यानी कि अब डिफेंडेंट को बी माने और बी ये कोर्ट में कहेगा कि वादी का यानी जो ए है उसका इस भूखंड पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, विगत 50 साल से जो भी कब्जा बताया गया है वो गलत है, निराधार है, और वादी का परिवार इस पे या तो किराए के रूप में निवास कर रहा है, किराएदार के रूप, या फिर निवास नहीं कर रहा, ऐसी कुछ बातें कहेगा। जैसे ही कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट पेश हो जाता है यानी लिखित कथन पेश हो जाता है, उसके बाद में उसका जवाब बुल जवाब दिया जाता है। इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। कोर्ट यदि परमिट कर देता है तो जवाब बुल जवाब को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसके जवाब में डिफेंडेंट भी जवाब का जवाब बुल जवाब पेश कर सकता है।
जैसे ही किसी मामले में जवाब आ जाता है, जवाब बुल जवाब आ जाता है, तो उसके बाद में वह मामला इश्यूज में चला जाता है, यानी विवादकों के स्थिरीकरण में चला जाता है। कोर्ट पर्टिकुलरली देखता है कि वादी क्या अनुतोष चाहता है, और डिफेंडेंट जो कि रिटर्न स्टेटमेंट पेश करता है, डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी ने रिटर्न स्टेटमेंट में किन बातों को इनकार किया है, किन बातों को स्वीकार किया है, इसके आधार पर विवादित तथ्य दोनों पक्षकारों के पक्ष में तय किए जाते हैं। यानी वादी क्या चाहता है, प्रतिवादी क्या चाहता है, प्रतिवादी किन बातों को स्वीकार करता है, किन्हें अस्वीकार करता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट इन इश्यू यानी विवादक तथ्य तय किए जाते हैं। विवादक तथ्यों पर कोर्ट सुनता है बाद में, और उन्हीं के आधार पर सिविल मामले का निपटारा किया जाता है। जैसे ही विवादक तथ्य तय हो जाते हैं, तो फाइल जो भी होती है, जो सिविल मामले की जो प्रोसेस चल रही है, वो साक्ष्य में आ जाती है। तो सबसे पहले जिस किसी व्यक्ति ने कोई दावा पेश किया है यानी सूट पेश किया है, उस व्यक्ति के साक्ष्य में चली जाती है। वह व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ गवाहों को पेश करता है। देखिए, क्रिमिनल में क्या होता है, जो क्रिमिनल मामले होते हैं उनमें जब भी किसी गवाह को पेश किया जाता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट के समक्ष ही गवाह के बयान लेखबद्ध किए जाते हैं। जबकि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, जो सिविल मामले हैं, उनमें कोर्ट के समक्ष जो भी परिवादी गवाह पेश करता है, उनके बयान नहीं लिए जाते, बल्कि एक शपथ पत्र पर उनके बयान कोर्ट में पेश किए जाते हैं। यानी ऑर्डर 18 रूल 4 की प्रोसेस को पूरा किया जाता है। उसके बाद में जो भी उस मामले में प्रतिवादी होते हैं, उनके वकील होते हैं, वो वकील उनसे क्रोश करते हैं यानी जीरा करते हैं। तो जो भी उनके गवाहों के उन्होंने स्टेटमेंट पेश किया था, शपथ पत्र पर उनके जो बयान पेश किए थे, वो बयान चीफ माने जाते हैं यानी मुख्य परीक्षा मानी जाती है। और मुख्य परीक्षा में जो भी एविडेंस पेश किए जाते हैं, जो भी शपथ पत्र पेश किए जाते हैं, उनकी जिरह प्रतिवादी का वकील करता है। अब जैसे ही प्रतिवादी का वकील जैसे जैसे गवाह पेश किए गए, उनके शपथ पत्र पेश किए गए, उन पे जिरह कर लेता है, तो उसके बाद में जो भी वादी होता है उसकी साक्ष्य बंद हो जाती है और प्रतिवादी की साक्ष्य चालू हो जाती है, यानी प्रतिवादी की एविडेंस चालू हो जाती है। देखिए, कोर्ट के अंदर कई बार शहादत शब्द का नाम लिया जाता है, तो शहादत शब्द एविडेंस यानी साक्ष्य का ही नाम है। तो जैसे ही प्रतिवादी की साक्ष्य में आ जाती है फाइल, प्रतिवादी अपनी तरफ से ऑर्डर 18 रूल 4 के शपथ पत्र पेश करता है, जिन भी गवाह को वो कोर्ट में पेश करना चाहे। अब क्या होता है कि जो जिरह करनी होती है वो अब करता है वादी का वकील, यानी जो प्लेंटिफ है उसका एडवोकेट जिरह करता है इस मामले में। जो प्रतिवादी ने ऑर्डर 18 रूल 4 के शपथ पत्र पेश किए, उन्हें मुख्य परीक्षा माना जाता है। जितने भी कोर्ट के समक्ष गवाह के बयान कराना चाहे स्वतंत्र होते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, यानी वादी हो प्रतिवादी हो, अपनी ओर से जितने भी गवाह पेश करना चाहे पेश कर सकते हैं। इस संबंध में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे भी वहां जाकर देख सकते हैं। तो जैसे ही प्रतिवादी अपने गवाह पेश करता है, प्रतिवादी की गवाही पूरी हो जाती है, यानी प्रतिवादी अपनी तरफ से जिन भी गवाहों को पेश करना चाहता है उन गवाहों को पेश कर देता है। तो ऐसी दशा में वह फाइल बहस में चली जाती है, यानी आर्ग्यूमेंट में चली जाती है। दोनों पक्षों के वकील, प्लेंटिफ यानी डिफेंडेंट यानी वादी और प्रतिवादी, दोनों के वकील उस मामले में बहस करते हैं। बहस में शुरू से लेकर अंत तक के सभी तथ्यों को रखा जाता है। अब बात करता हूं, ये तो पूरी प्रोसेस है। जैसे ही बहस हो जाती है, फाइल जजमेंट में चली जाती है और उस मामले में जो भी डिग्री पारित करनी होती है, कोर्ट डिग्री पारित कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध डिग्री पारित की गई है, तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो उस मामले में अपील में चला जाए, उसका जो भी सुपीरियर कोर्ट है उसके समक्ष। यानी किसी लोअर कोर्ट, जैसे आप एसीजेएम का कोर्ट मान ले, अगर एसीजेएम ने किसी मामले में सुनवाई की है और उसमें डिग्री पारित की है, तो ऐसी दशा में आप एडीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, उनके समक्ष उस मामले में अपील में जा सकते हैं। यदि एडीजे या फिर डिस्ट्रिक्ट जज ने किसी मामले में सुनवाई की है जो सिविल प्रकृति का मामला है और उसमें कोई भी डिग्री पारित की है, तो ऐसी दशा में आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में होती है। तो ये तो थी आपकी पूरी सिविल मामले की प्रोसीजर। अब इस मामले में बीच में क्या होता है, कई बार एप्लीकेशंस लगाई जाती है और उन एप्लीकेशंस पे भी जवाब देना होता है, उन एप्लीकेशंस पे भी आर्ग्यूमेंट करना होता है और उन एप्लीकेशन का भी डिसाइडेशन किया जाता है। अधिकतर अमूमन ये देखा जाता है कि सिविल मामले की जो भी प्रक्रिया होती है उसमें कोई भी सिविल मामला हो, लगभग 10 से लेकर 15 एप्लीकेशन तो नॉर्मली उस मामले में पेश होती हैं, जिन पर सभी एप्लीकेशंस पर जवाब आते हैं या फिर उन पे आर्ग्यूमेंट होता है और कोर्ट को आदेश करने होते हैं। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही चलती है। जैसे कोई भी आपने मामला पेश किया, सिविल सूट पेश किया, जैसे ही आपने सिविल सूट पेश किया, उसमें जो भी प्रतिपक्ष का वकील है यानी प्रतिवादी का वकील है,
वो 7/11 की एप्लीकेशन लेकर आएगा, यानी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लेकर आएगा उस वाद को खारिज करने के लिए, जिस पर आप जवाब देंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे और कोर्ट आदेश देगा। जैसे ही आगे की स्टेप शुरू होती है, कुछ समय बाद आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट अगर पेश नहीं करते और यदि आप बाद में कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहें, फैक्ट इन इश्यू उसमें फ्रेम हो चुके हैं, तो ऐसी दशा में जैसे ही आप कोई भी दस्तावेज पेश करने की एप्लीकेशन लगाएंगे तो फिर उनका जवाब डिफेंडेंट देगा। यदि डिफेंडेंट यानी जो प्रतिवादी है उसने कोई दस्तावेज अपने रिटर्न स्टेटमेंट के समय पेश नहीं किए हैं और जो फैक्ट इन इश्यू है, विवादित तथ्य हैं, उनके स्त्रीकरण किए जाने के समय भी उसने पेश नहीं किए हैं, तो ऐसी दशा में जब भी वो भविष्य में उन दस्तावेजों को पेश करना चाहेगा, एप्लीकेशन लगाएगा, तो उसकी एप्लीकेशन का जवाब देंगे, उस पर बहस होगी, उसके ऊपर कोर्ट आदेश करेगा। तो ऐसी कई एप्लीकेशंस है, जैसे कोई वादी है, उस वादी की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद उस पर एप्लीकेशन लगती है लीगल हेड्स को लाने की, उस पर आर्ग्यूमेंट होते हैं। कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि सिविल मामलों में देरी का कारण होती है। इसके साथ आप ये भी जान लें कि जैसे कोई वादी है, वादी ने अपने प्लेंट में किसी मामले में कोई भी ड्राफ्टिंग करना भूल जाता है, या फिर कोई प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, जो कि अपने रिटर्न स्टेटमेंट में यानी लिखित कथन में पर्टिकुलर किसी चीज को भूल जाता है, तो ऐसी दशा में ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाई जाती है उस मामले में अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए। उसके ऊपर भी जवाब आता है, कोर्ट उस पर बहस भी सुनता है और उसके बाद में उस पर आदेश भी करता है, यानी ऑर्डर भी करता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान ले कि जब भी कोर्ट कोई आदेश करता है तो ऐसी दशा में कोर्ट के आदेश से अपील नहीं होती है। सिविल मामलों में कहां तक नहीं होती, पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि इन आदेशों की अपील हो सकती है, बाकी सभी आदेशों की अपील नहीं होती है। आप रिवीजन में भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी पर्टिकुलर आप एडीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, हायर कोर्ट में जा सकते हैं। पर्टिकुलर जो भी हाई कोर्ट है उसमें आप रिवीजन में जा सकते हैं। जबकि क्रिमिनल मामलों में क्या होता है कि आप किसी भी लोअर कोर्ट जो कि एससीजेएम है या फिर जेएम का कोई कोर्ट है, उनकी आप एडीजे या डीजे के कोर्ट में रिवीजन में जा सकते हैं, पुनरीक्षण में जा सकते हैं। 397 सीआरपीसी में प्रोविजन है, सेक्शन है 397, उसके तहत आप एडीजे या फिर डिस्ट्रिक्ट जज इनके समक्ष रिवीजन में जा सकते हैं। तो ऐसा अधिकार यानी कोई भी अगर कोई आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है सिविल मामलों में, उन आदेशों की अपीलें नहीं होती है। पर्टिकुलर कुछ आदेश दे रखे हैं उनको छोड़कर केवल व केवल सिविल मामले में अगर कोई डिग्री पारित की जाती है तो डिग्री की ही अपील की जा सकती है, बाकी किसी आदेश की अपील नहीं की जा सकती है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि सिविल मामलों में कोर्ट किस प्रक्रिया को फॉलो करता है। देखिए, जब भी सिविल मामलों में कोर्ट के समक्ष कोई दावा यानी कोई शूट पेश किया जाता है तो सबसे पहले उस पर यह देखता है कोर्ट की ये क्षेत्राधिकार का है या नहीं है। उसके बाद कोर्ट उस मामले में समन इश्यू करता है। यदि समन की प्रॉपर रूप से तामील हो जाती है तो कोर्ट के समक्ष जो भी प्रतिवादी होता है, डिफेंडेंट होता है, वो उपस्थित हो जाता है। यदि उपस्थित नहीं होता तो एक्स पार्टी कार्रवाई हो जाती है। और जैसे ही कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी उपस्थित होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट पेश करता है, और रिटर्न स्टेटमेंट पेश करने के बाद यदि रिटर्न स्टेटमेंट को आप लिखित कथन भी कहते हैं, और लिखित कथन यानी रिटर्न स्टेटमेंट पेश करने के बाद इस मामले में यदि वादी चाहे तो उस रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब भी पेश करता है, जिसे जवाब बुल जवाब कहते हैं। और फिर यदि डिफेंडेंट चाहे तो उस मामले में जवाब बुल जवाब का जवाब भी पेश कर सकता है। जवाब बुल जवाब के लिए जो प्लेंटिफ होता है उसे कोर्ट से अनुमति लेनी होती है, उसके बाद ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद में विवादक जो तय होते हैं, जो फैक्ट एंड इश्यू तय करने होते हैं, वो कोर्ट के द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों पक्षों को देखा जाता है किसने जवाब दावे में क्या स्वीकार किया है, जवाब उल जवाब में क्या स्वीकार किया है, यानी कि जो भी प्लेंटिफ है उसने प्लेंट में किन चीजों के बारे में कहा है, रिटर्न स्टेटमेंट में प्रतिवादी ने, डिफेंडेंट ने किन चीजों को स्वीकार किया है, और जो भी जवाब उल जवाब पेश किया है उसमें वादी ने उन चीजों को स्वीकार किया है जो प्रतिवादी ने अपने जवाब में कही है या फिर नहीं किया। इन सारी चीजों को देखने के बाद फैक्ट एंड इश्यू तय किए जाते हैं, विवादित तथ्य तय किए जाते हैं। पूरा मामला फैक्ट एंड इश्यू के ऊपर ही डिपेंड होता है। फैक्ट एंड इश्यू तय होने के बाद कोई भी एडमिशंस होती है उन सारी चीजों को देख लिया जाता है, और उसके बाद प्रॉपर साक्ष्य में फाइल आ जाती है, यानी शहादत में फाइल आ जाती है। जो कि उर्दू का शब्द है शहादत, ये कोर्ट में प्राय चलता है, इसलिए मैंने इसे यूज लिया है यहाँ पे। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि जो भी प्लेंटिफ होता है यानी वादी होता है, उसकी शहादत होती है, उसकी साक्ष्य होती है। वो अपनी तरफ से जो भी कोर्ट में गवाह पेश करना चाहे उन सारे गवाहों को क्रमबद्ध रूप से पेश करता है। सिविल मामलों में जो भी गवाह पेश किए जाते हैं, उनके बयान पेश होते हैं, वो शपथ पत्र पे पेश किए जाते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा कहलाती है, चीफ कहलाती है, जिस पर जिरह करने का अधिकार प्रतिवादी को होता है, और वो जिरह करता है। जिरह करने के बाद जैसे ही
प्लेंटिव के यानी वादी के जो भी गवाह होते हैं वो पूरे पेश हो जाते हैं जिनको भी वो पेश करना चाहते हैं। उसके बाद में प्रतिवादी अपनी तरफ से शहादत में कोई भी गवाह है उसे पेश करना चाहता है तो उनके शपथ पत्र पेश करता है और फिर शपथ पत्र पे जो भी शपथ पत्र पेश किए जिन्हें चीफ कहा जाता है, मुख्य परीक्षा होती है, उस पे जो प्लेंटिफ होता है वो प्लेंटिफ जिरह करता है जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। प्रतिवादी की शहादत पूरी होने के बाद यानी प्रतिवादी की तरफ से जो भी साक्ष्य में पेश करने होते हैं गवाह वो पेश करना चाहते हैं, वो अगर पूरे पेश कर देता है तो ऐसी दशा में उसके बाद फाइल बहस में आ जाती है और फिर उस पर फाइनल बहस होती है। बहस के बाद सीधी डिग्री पारित की जाती है यानी कोर्ट उसमें निर्णय सुनाता है जो कि डिग्री के रूप में होता है। तो ये थी सिविल मामलों की कोर्ट के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। उम्मीद करता हूं ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी।